हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल SM शिक्षा में, जहां हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड वीडियो लेक्चर्स, जिसमें ये नोट्स जो हैं वो PDF नोट्स के रूप में हैं। और हमने फर्स्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था, उसके कुछ हिस्सों को डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर 2 में उसके आगे इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस को समाप्त कर देंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं पिछले लेक्चर से आगे। जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले जाके उस फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके आगे ये लेक्चर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला लिखा है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले परिवर्तन, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये माउस जो है, हाँ, पहला है क्या क्या चेंजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। पहला है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। क्लोरोफिल, पौधों, आप जानते हैं कि पौधों के ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, और जो इनका मुख्य कार्य सनलाइट को एब्जॉर्ब या अवशोषित करना होता है। तो प्रकाश ऊर्जा, सेकंड जो है वो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण है। अर्थात इसमें एटीपी का निर्माण होता है। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जिसमें सनलाइट जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। थर्ड है अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड्स का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ये 3 स्टेप हैं फोटोसिंथेसिस के। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन 2 नंबर के बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से चेंजेस या इवेंट्स होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस यानी नागफनी वगैरह हैं, जो ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी कम होता है, तो उनमें कुछ एडॉप्टेशंस होते हैं। उसमें जो रंध्र होते हैं यानी स्टोमेटा, वो रात में ओपन होते हैं, दिन में बंद रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में प्रयोग है जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसमें जो फोटोसिंथेसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है स्टार्च, इसका टेस्ट किया गया है इस क्रियाकलाप में। इसमें क्या है कि देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं, ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है। इसका मतलब यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस हुई है तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ होगा, और स्टार्च पे अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर के हो जाएंगे। और जो पौधे के ये वाइट या येलो पार्ट दिख रहे हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता है। तो इससे इस क्रियाकलाप में यही दर्शाया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है वो स्टार्च है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा को दिखाया गया है। ये बेलजार एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है। अच्छा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है, इसको मैंने नीचे डिस्कस किया है। और नेक्स्ट ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये देखिए, ये एक बेल जार में पौधे को रख दिया गया है, और इसमें एक तस्तरी या प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अगर इस बेल जार में जितने CO2 होंगे उसको KOH जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कम उपलब्ध होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर CO2 कम उपलब्ध होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जो इस बेल जार में CO2 है, वो इस पौधे के लिए अवेलेबल है
प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो अगर इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो जिसमें KOH रखा है उसमें प्रकाश संश्लेषण कम हो रहा है, और जिसमें ये CO2 अवेलेबल है कुछ मात्रा में, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है। तो स्टोमेटा वाला हिस्सा, हाँ चलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को डिस्कस कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण में देखिए है तो ये बहुत लेंदी और बहुत डीप है, लेकिन जो क्लास 10th के लिए जितना चाहिए इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो मैंने यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की है। प्रकाश संश्लेषण का जो मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली दो अभिक्रियाएं चलती हैं, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस को हिल रिएक्शंस भी कहते हैं क्योंकि इसे हिल ने खोजा था, और जो दूसरा रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, इसको ब्लैकमैन ने खोजा था, इसलिए ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें केल्विन साइकिल और हैजेनस्लैक साइकिल भी चलते, C4 साइकिल जिसको कहते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले लाइट रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है, इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट कम रहेगी तो ये वाला हिस्सा जो है, ये रिएक्शन कम होगा और इससे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन का मतलब है कि ये इसको होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। दूसरा, यह लाइट रिएक्शंस जो है, ये ग्रेना जो क्लोरोप्लास्ट में थैलाक्वाइड्स का जो गुच्छा है या ग्रुप है, जिसको हम ग्रेना कहते हैं, उसमें होती है। ठीक है, प्रकाश को अवशोषित कर हरित लवक में उपस्थित पर्णहरिम सक्रिय हो जाते हैं। जो क्लोरोफिल होते हैं, जो कि थैलाक्वाइड्स में एक क्वांटोसोम यूनिट्स के रूप में होते हैं, तो वहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं और फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं, जिससे ATP से ATP का फॉर्मेशन होता है। और जब वो ये क्लोरोफिल एक्टिव होते हैं तो वो जल अपघटन यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं। तो ऑक्सीजन तो यहीं से गैस के रूप में मुक्त हो जाती है, जो स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है, और जल अपघटन में जो हाइड्रोजन बनती है तथा उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, ये ETS में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसके द्वारा दो चीजों का निर्माण करते हैं, एक NADPH2 और एक ATP। तो ये दोनों जो हैं वो एनर्जी कॉइन्स के रूप में काम करते हैं, मतलब जो सनलाइट है वो इस प्रकाशीय अभिक्रिया में किसमें केमिकल एनर्जी NADPH2 और ATP में चेंज हो गई है। अब इसी ATP और NADPH2 का यूज करके हम CO2 का रिडक्शन यानी अपचयन करते हैं। तो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं ये अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको हम डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल बोल रहे हैं। इसे ब्लैकमैन ने खोजा था, इस पूरे डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें जो पाथवे है उसको केल्विन ने डिस्कस किया था, इसलिए हम इसको केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश होगा तो ये नहीं चलेगी, ये चलेगी, बट इसे प्रकाश की यानी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, यह स्ट्रोमा में चलती है। देखिए यहाँ पे ये लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में चलती है, और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा रीजन में चलती है क्लोरोप्लास्ट के। यह अभिक्रिया RuBP यानी रिबुलोज बाइफॉस्फेट में एक चक्र के रूप में होती है, जिसे केल्विन चक्र कहते हैं। आगे हम इस साइकिल को भी डिस्कस करेंगे।
इस अभिक्रिया में 5 कार्बन, ये जो रिबुलोज बाइफॉस्फेट होता है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। CO2 के 6 अणुओं से मिलकर 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है और फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन को डिस्कस करें तो 6 मॉलिक्यूल RuBP के, तो 5 कार्बन है और 6 मॉलिक्यूल, तो 30 कार्बन और प्लस 6 कार्बन CO2, यानी CO2 के 6 मॉलिक्यूल आपस में मिलके 36 कार्बन का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे अगर 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो ये कुल 12 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो 12 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अपचयन शर्करा में हो जाता है और बाकी बचे 10 पुनः रिसाइकिल होके या रीजेनरेट होके 5 कार्बन कंपाउंड RuBP के 5 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, 6 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। 6 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 6 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ये है कैल्विन साइकिल। देखिए यहाँ पे जो ऊपर बातें कही गई हैं उसी को देखिए, ये 5 कार्बन कंपाउंड है रिबुलोज बाइफॉस्फेट का, ये एक्टिवेट होके रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाता है, यहाँ पे एक ATP यूज होती है और फिर इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है CO2 का। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, देखिए ये CO2 जो है वो RuBP से जुड़ के 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाती है और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाता है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये एसिड जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगी और फिर उसके बाद इस 12 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, बाकी जो 10 मॉलिक्यूल बच गए वो फिर RuBP के रूप में रीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो और ये पूरी साइकिल कहाँ चल रही है, मीसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में, ठीक। चलिए यहाँ पे फिर मैंने और आसान शब्दों में उस पूरे रिएक्शन को दिखाने की कोशिश की है। देखिए ये जो लाइट रिएक्शन है ये हिल रिएक्शन है, इसे प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें पहला स्टेप है सनलाइट जो है वो लीफ पे पड़ती है, तो ये जो लीव्स होती हैं इनके ग्रीन पार्ट्स इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी जल का अपघटन होता है, पानी टूट जाता है 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन में, फिर फास्फोरिलीकरण होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन ये डिफरेंट पिगमेंट सिस्टम में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक 2 मैनर में ये घूमते हैं और ATP और NADPH2 का निर्माण करते हैं, जिसमें 2 पिगमेंट सिस्टम होता है PS फर्स्ट और PS सेकंड। ये हम लोग आगे की कक्षाओं में डिस्कस करेंगे जब आप हमसे क्लास 11th में मिलेंगे तो, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में इतना ही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS फर्स्ट यूज होता है या PS फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS फर्स्ट और PS सेकंड यूज होता है। और ये पूरी ये जो पूरा फोटोफॉस्फोराइलेशन है या जो पूरी प्रकाशिक अभिक्रिया है वो ग्रेना में चलती है। और यहाँ पे डार्क रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH2 बने हैं उनका यूज करके CO2 का अपचयन किया जाता है और CO2 का अपचयन करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, जो कि हम लोग कैल्विन साइकिल में ऊपर डिस्कस किए हैं कि रिबुलोज बाइफॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में चेंज होता है जब उससे 6 मॉलिक्यूल CO2 मिलते हैं, फिर वो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें ये कुल 12 मॉलिक्यूल है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कुल 12 अणु है, जिसमें से 2 अणु जो हैं वो
शर्करा का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी जो 10 अणु है वो रीजनरेट होके फिर से RuBP बनाते हैं और नई कैल्विन साइकिल चलती है। ये स्ट्रोमा में चलती है, कुछ पौधों में ये C4 साइकिल चलती है। देखिए इसका नाम जो C3 रखा गया है क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है और इसमें कुछ पौधों में, जैसे यहाँ पे बता दें, कुछ पौधे यहाँ पे शायद उसका जो एग्जाम्पल है वो कट गया है, लेकिन जैसे मक्का है, ज्वार है और गन्ना है, ये सब क्या है, C4 प्लांट है। तो जैसे C3 प्लांट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है और C4 प्लांट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये है कि इनमें जो क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है कि जो बंडल सेल्स और मीजोफिल सेल्स होते हैं वो एक मतलब साइक्लिक मैनर में माले के रूप में अरेंज होते हैं और ये C4 साइकिल मीजोफिल सेल और बंडल सेल दोनों में रन करती है। तो आई होप आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आई होंगी। जो क्लास 10th का सिलेबस है उस हिसाब से मैं इस लेक्चर को बताया है, आपके सामने रखा है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।